कलर्स के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं। आज का जो लेसन है उसमें हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के बारे में, जो हमारा ह्यू है और उसका जो टिंट है और उसका जो शेड है, तरीके से आप अपने वर्क में एक्रेलिक को ड्राई होने से बचा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एंड प्रीवियसली वी आर वर्किंग ऑन द सीरीज ऑफ कलर थ्योरी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। मेन तो कलर थ्योरी क्या है, कलर्स के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कलर स्कीम के ऊपर हमने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि कलर स्कीम क्या होता है और किस तरीके से हम अलग अलग कलर स्कीम में अपनी पेंटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन है उसमें हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के बारे में जानेंगे कि उसमें हम किस तरीके से अपने आर्टवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम हमारी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ को समझने के लिए। और अगर हमने पेंटिंग नहीं करा है पहले से, तो पेंटिंग में ब्रश को किस तरीके से हैंडल करना है, ब्रश स्ट्रोक्स को हम किस तरीके से लगा सकते हैं ताकि हम एक रियलिज्म इफ़ेक्ट को कैप्चर कर पाएँ, अपने एजेस को किस तरीके से हम एजेस में किस तरीके से वैरायटी ऐड कर सकते हैं विथ ब्यूटीफुल ब्रश स्ट्रोक्स। तो वो सारी चीज़ें पहले समझनी बहुत ज़रूरी है अगर हमने अभी पेंटिंग स्टार्ट करी है। और इस कंडीशन में अगर हम बहुत ज़्यादा कलर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए और हम कुछ भी सही तरीके से अचीव नहीं कर पाए, है ना। तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में जैसा कि हमें पता है, किसी भी एक कलर को लेकर हमें चलना होता है, उसी के लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन को हम अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक अ वैल्यू स्टडी, जैसे हम ब्लैक एंड वाइट में करते हैं, पेंसिल के थ्रू करते हैं। उसमें भी ब्लैक और वाइट को ही हम, जो ग्रे होता है, ग्रे स्केल के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक तरीके का ग्रे स्केल ही है, जिसमें आप किसी भी कलर्स के लाइट और डार्क के टिंट और शेड को कंसीडर करके आप चल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्न्ट अम्बर और वाइट लिया है, ठीक है। अगर आप कोई और कलर लेते हैं तो आपको उसके शेड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ब्लैक मिक्स कर सकते हैं। ब्लैक और वाइट और पर्टिकुलर कोई एक कलर को लेकर आप चल सकते हैं। जो हमारा ह्यू है और उसका जो टिंट है और उसका जो शेड है, इन तीन कॉम्बिनेशन को लेकर आपको मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में किसी भी पेंटिंग को बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो एक कलर का कन्फ्यूज़न नहीं होता है हमें, और हम इजीली वैल्यूज़ के ऊपर फोकस कर पाते हैं, वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर फोकस कर पाते हैं। और जो चीज़ें नहीं हैं, लाइक पेंटिंग में ब्रश को किस तरीके से हैंडल करना है, एजेस को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, लेयर्स किस तरीके से ऐड करना है ताकि हम एक रियलिस्टिक इफेक्ट को कैप्चर कर पाए, तो वो सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप पेंटिंग स्टार्ट करें तो पहले आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में मोनोक्रोमेटिक आर्टवर्क क्रिएट करें, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बेसिक आर्टवर्क को क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है, लाइक टू वैल्यू स्टडी, तो वही सेम प्रोसेस है, हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने जो भी कप है और जो एग है उसको हमने क्या किया, टू वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ करके जिस तरीके से हम करते हैं नॉर्मली, जैसा मेरे पहले के ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, बहुत सारे वर्क मैंने क्रिएट किया है। उसमें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ओवरऑल लाइट और ओवरऑल शैडो को मैं दोनों के बीच में टर्मिनेटर लाइन के थ्रू डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर डार्क वाले को फिल कर देती हूँ और लाइट वाले को लाइट छोड़ के, और फिर धीरे धीरे उसमें हम लेयर्स ऐड करके ट्रांजिशन बढ़ाते जाते हैं, वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करके, ठीक है। जो हमारा एक 3D रियलिस्टिक फॉर्म को कैप्चर करने का जो एकेडमिक अप्रोच होता है, जो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं हमेशा वर्क क्रिएट करती हूँ। तो वही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लूज स्ट्रोक्स में काम करने की कोशिश करी है मैंने, बट स्टिल इट्स बिकम वेरी टाइट और नहीं हो पाया एक्रेलिक से बहुत ज़्यादा। बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी आगे के आने वाले आर्टवर्क में भी कि मैं थोड़ा और भी ज़्यादा अपने स्ट्रोक्स को लूज़ रखने की कोशिश करूं, क्योंकि लूज़ रखने में सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो प्रोपोर्शंस का हो जाता है। जब स्ट्रोक्स लूज़ होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोपोर्शंस डिस्टॉर्टेड होने लगते हैं और वैल्यूज़ में भी डिफरेंस हो जाता है, मतलब जहाँ पे जो पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए वहाँ पे वो वैल्यू नहीं आ पाती है। तो मेजर थिंग इज़ लाइक प्रोपोर्शंस एंड वैल्यूज़, मतलब कि अगर आपके स्ट्रोक्स लूज़ हैं बट
प्रोपोर्शंस एंड वैल्यूज़ करेक्ट नहीं हैं तो हमारे वर्क एक्सप्रेसिव नहीं लग पाएंगे। और सबसे पहली बात ये कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का करेक्ट रियलिस्टिक फॉर्म ही कैप्चर नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारे वर्क एक्सप्रेसिव ही नहीं लग सकते, फिर उस लूज स्ट्रोक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जिस तरीके से, और एक्रेलिक के साथ ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो प्रीवियस स्ट्रोक्स मैंने डाले हैं वो नेक्स्ट स्ट्रोक्स के साथ मिल नहीं पाते, वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे अगेन सेकेंड लेयर अप्लाई करना पड़ता है। इस वजह से जो स्ट्रोक्स की जो लूजनेस है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे एक्रेलिक के साथ अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक्रेलिक को ड्राई होने से कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए मैं स्प्रे जो बॉटल है उसमें वाटर स्प्रे का यूज़ करती हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, जैसे लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर मैंने स्प्रे किया, तो बहुत ज़्यादा वाटर स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ड्रिपिंग होने लगी थी, है ना। तो वही ध्यान में रखना है, इतना रखना है वाटर स्प्रे करना है ताकि आपके जो प्रीवियस लेयर्स हैं वो थोड़े से वेट रहें, है ना। तो इस वजह से आप इस तरीके से आप अपने वर्क में एक्रेलिक को ड्राई होने से बचा सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। आगे आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग कलर स्कीम के ऊपर भी काम करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा जो हमारे नेचर में जो कलर्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि जो रियलिज्म इफ़ेक्ट को कैप्चर करने के लिए जो सामने जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही कैप्चर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना, आगे बहुत सारी पेंटिंग की ट्यूटोरियल आने वाली है। साथ ही साथ चारकोल के ऊपर भी हम साथ साथ वर्क करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारी बेसिक ग्राउंड लेवल से वर्क्स डाल रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और बिल्कुल बिगनर लेवल से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी ट्यूटोरियल ऑलरेडी है, वो आप देख सकते हैं और मेरे साथ काम भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो, मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, है ना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर से करना, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।